व्यक्त करने का और आपको बधाइयाँ देने का शब्द थोड़े पड़ जाते हैं। और जिस उत्साह, जिस समर्पण के भाव से हम लोगों ने ये प्रोग्राम आज 100 अंक इसके पूरे किए, वो अपने में वास्तव में महत्वपूर्ण है। और आर के पाठक जी सब लोगों को नमस्कार कह रहे हैं। और ये और सुखद संयोग है कि आज का प्रोग्राम जो 100वां प्रोग्राम है वह, और जो गणतंत्र दिवस पर हो रहा है, प्रोग्राम खुद संविधान से ही उपजा हुआ है। संविधान में ही जो पहला शब्द है उद्देशिका का, वो यही है, हम भारत के लोग। तो हम, और वही टाइटल हम लोगों के प्रोग्राम की रही, हम भारत के लोगों ने मिल करके पूरे देश की खुशहाली के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इसी के लिए ये प्रोग्राम ही रखा था। तो आज इस दोहरी खुशी के मौके पे कि हम लोगों के प्रोग्राम का शतक भी हो रहा है और गणतंत्र दिवस की आज है, उसकी खुशी। संविधान आज लागू हुआ था, इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाया ही जाता है। तो हर तरह से चीज़ें जुड़ी हुई हैं और उस जुड़ाव का एहसास आज हो रहा है, इसलिए और बेहद खुशी की बात है। तो सभी मित्रों को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं आज के प्रोग्राम के लिए। और आज प्रोग्राम का 100वां अंक है और शतक के बाद अब हम लोग इसके बाद दूसरी पारी शुरू करेंगे। दूसरी पारी का क्या स्वरूप होगा वह आपसे विचार विमर्श के बाद रखा जाएगा। लेकिन अभी फरवरी तक नई रूपरेखा तैयार की जाएगी कि कैसे प्रोग्राम का अगला स्वरूप रखा जाए। इतवार को ज़रूर प्रोग्राम होता रहेगा 5 से 6:30 नेशनल मीडिया काउंसिल की तरफ से, और हम सब लोग जैसे देख रहे हैं उसी रूप में। तो फरवरी भर हम लोगों का प्रोग्राम केवल इतवार को होगा, और उसके बाद मार्च से फिर इसको इसी तरह से शुरू किया जाएगा नए कलेवर में। उसका क्या स्वरूप रखा जाए, क्या विषय रखा जाए, और तकनीक वाइज इसको किस रूप में रखा जाए, ये सारी चीज़ें सोची जाएंगी, की जाएंगी। तो उसके लिए आपके सलाह का भी इंतज़ार रहेगा। हम लोग भले ही प्रोग्राम ना करें, लेकिन फेसबुक पे हर जगह एक दूसरे से लगातार चर्चा में रहेंगे। व्हाट्सएप पे आप मुझे अभी भी फ़ोन कर सकते हैं, जो भी लिंक मैं भेजता हूँ उसमें अपना नंबर रखता हूँ। आप आगे हम लोग इसको बेहतर और कैसे कर सकें, इसकी लगातार चर्चा होनी चाहिए, होते रहेंगे। और ये अपने में एक अनूठा प्रोग्राम साबित होगा। नेशनल मीडिया काउंसिल के जो मित्र हैं राठौर जी, उन्होंने तो कहा है कि अभी ये प्रोग्राम हज़ारों में पहुंच रहा है, लेकिन वो कुछ और नया ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप करा रहे हैं कि वो लाखों लोगों तक हम लोगों का ये प्रोग्राम पहुंचाएंगे, और शायद वो भी मार्च तक शुरू हो जाएगा। तो नई तकनीकों का भी हम लोग प्रयोग करेंगे इस देश की खुशहाली के लिए, इस धरती की खुशहाली के लिए, सकारात्मकता के लिए। जो भी हो सकेगा वो करेंगे। वो हम लोगों का समर्पण है, वो हम लोगों की प्रतिबद्धता है। संविधान तो भारत की आत्मा है। मैं बार बार कह चुका हूँ, संविधान कथा भी शुरू में ही मेरी हुई थी। इधर जो नए लोग जुड़े हुए हैं शायद उन्होंने नहीं सुना हो, लेकिन संविधान कथा मेरी शुरुआत में ही हुई थी, कई अंकों में हुई थी। सुनील पांडे जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। और अष्टभुजा शंकर पांडे जी हैं, उनका भी स्वागत है। राहुल मिश्रा जी हैं, देवेंद्र दवे जी हैं, राजेश प्रताप सिंह जी हैं, राम कैंथ जी हैं, कल्पना कर्माकर जी हैं। सभी लोगों का स्वागत है।
सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और जैसा कि मैं कह रहा था कि आज गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं, वो इसलिए मनाते हैं कि आज के दिन संविधान लागू हुआ था। सबसे पहले जैसा कि मैं कह रहा था कि बार बार कहा भी है कि संविधान को हर क्लास में पढ़ाया जाना चाहिए, केजी से लेकर के रिसर्च तक, हर जगह। और कुछ न कुछ चैप्टर्स तो गहराई से जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएं उनको बताना सिखाना चाहिए। तो संविधान हमारे आज़ादी का दस्तावेज है, देश की आत्मा है, और हम भारत के लोगों का आत्मा का गीत है, कह लीजिए। परसों हम लोग सुभाष चंद्र बोस पर चर्चा कर रहे थे, वहाँ में मैंने उनकी वो लाइन पढ़ के सुनाई थी, जहाँ एक ऑटोग्राफ में उन्होंने किसी को लिख के दिया था कि फ्रीडम इज द सॉन्ग ऑफ द सोल। आत्मा का गीत है, आत्मा का गीत है। आत्मा पे जब बंधन नहीं होगा, जकड़न नहीं होगा आपकी, तब आपकी आत्मा गाएगी। तो वह है स्वतंत्रता। तो वह स्वतंत्रता का जो हमारा गीत भारत का संविधान है, और भारत के संविधान की आत्मा इसका प्रियम्बल या उद्देशिका है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने उद्देशिका पढ़ रहा हूँ। अगर आप मन में दोहराएं तो बहुत अच्छा लगेगा, और अन्यथा आप मन से सुन रहे हैं ये तो सुखद है ही। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कितना प्यारा है यह उद्देशिका। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है और कुछ शब्द बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए उन पर और विशेष रूप से चर्चा करूँगा। लेकिन हम भारत के लोग से शुरू हुआ है, और हम लोगों के प्रोग्राम का नाम भी इसीलिए हम भारत के लोग हैं कि संविधान को जन जन तक पहुंचाने के इस महायज्ञ की शुरुआत जो 6 साल पहले हम लोगों ने की थी, अब वो फल फूल रहा है, उसकी गूंज पूरे देश में होने लगी है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। हम भारत के लोग 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत मतलब स्वीकार करते हैं, अधिनियमित मतलब नियम बनाते हैं, और आत्मार्पित मतलब खुद से खुद को अर्पण कर रहे हैं। तो हम भारत के लोग संविधान को 26 नवंबर 49 को खुद से खुद को अर्पण कर रहे हैं। खुद से खुद को अर्पण का क्या मतलब हुआ कि हम ही ने बनाया और अपने बना करके खुद को सौंप दिया। खुद से खुद का अर्पण, आत्मार्पण। मनीष शुक्ला जी और अजय गुप्ता जी आ गए हैं, दोनों का स्वागत है। गोपाल बासु जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। राहुल मिश्रा जी आ गए हैं। सुहेल जे सिंह जर्मनिया जी आ गए हैं। त्यागी नौमान जी आ गए हैं। सुनील पांडे जी सबको नमस्कार कह रहे हैं। सबका स्वागत है। सबको गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयाँ। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि हम भारत के लोगों ने 26 नवंबर
1949 को इस संविधान को स्वीकार किया। एक अधिनियम बन गया, मतलब यह कानून बन गया। और आत्मार्पित करते हैं, खुद से खुद को अर्पण करते हैं। खुद से खुद को अर्पण मतलब खुद बना करके खुद को सौंप रहे हैं। तो संविधान किसने बनाया? अगर आपके मन में कोई गलतफहमी हो तो तरह तरह के दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। संविधान खुद हम भारत के लोगों ने बनाया। अब हम भारत के लोग उस समय जो आज़ादी 30-35 करोड़ की थी, वो एक साथ बैठ करके तो संविधान बना नहीं सकते थे। गांव पंचायत में तो सब लोग एक साथ बैठ सकते हैं, 400, 500, 1000, लेकिन 30-35 करोड़ लोग तो नहीं बैठ सकते थे। तो उसका प्रैक्टिकल तरीका यही है कि संविधान बनाने के लिए एक सभा चुनी गई, जिसमें करीब 300 सदस्य चुने हुए थे और लगभग 90 सदस्य उस समय जो रियासतें थीं उनके प्रतिनिधि। तो इस तरह से 390 सदस्यों के करीब एक सभा बनी। उस सभा ने 3 साल मेहनत करके 2 साल 11 महीने 17 दिन यह संविधान तैयार किया। तो इसीलिए संविधान हम भारत के लोगों ने बनाया, लेकिन अपने प्रतिनिधियों के द्वारा। और वो जो प्रतिनिधियों की सभा बनी उसको संविधान सभा कहा गया, क्योंकि वो संविधान बनाने के लिए वो सभा बनी थी, चुनी गई थी। तो वो संविधान सभा बनी। इसीलिए लिखा हुआ दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में हम भारत के लोगों ने संविधान सभा में यह संविधान अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया संविधान सभा में। तो संविधान सभा वो माध्यम बनी जहां ये संविधान बनाया किसने? हम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों द्वारा, लेकिन बनाया हमने। और शशि प्रकाश सिंह जी भी आ गए हैं, गणतंत्र दिवस की बधाइयाँ सबको दे रहे हैं। शशि प्रकाश जी, आपका विद्यालय चल रहा है, आप कम से कम एक काम कर सकते हैं, गणतंत्र दिवस को ये प्रतिज्ञा कर सकते हैं, आज संविधान लागू हुआ था देश में, कि संविधान का जो प्रियम्बल है वो रोज़ पाठ किया जाए उसका प्रार्थना के समय बच्चों के सामने, या कोई बच्चा ही पढ़ दिया करे। देखिए अद्भुत परिवर्तन आएगा बच्चों में भी और विद्यालय के परफॉर्मेंस में भी। और भी जो लोग किसी कॉलेज या विद्यालय से जुड़े हुए हैं वो भी वहाँ पर ये बात शुरुआत कर सकते हैं, करना चाहिए, करें। मैं तो यही करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, करें। तो संविधान सभा में यह भारत का संविधान स्वीकार हुआ 26 नवंबर 1949 को, अधिनियमित भी हो गया, ये नियम का भी बन गया। तो फिर लागू 26 जनवरी को क्यों किया गया, यह सवाल आपके मन में आता होगा। संविधान तैयार हो गया, पास हो गया, खुद से खुद को अर्पण भी हो गया और स्वीकार भी कर लिया गया, अंगीकृत हो गया और अधिनियमित हो गया, ये नियम भी हो गया। ये अब 26 नवंबर 49 को ही अधिनियमित हो गया, नियम बन गया पूरे देश के लिए। फिर इसको लागू करने के लिए 26 जनवरी क्यों रखा गया? बहुत सारे कानून हैं जो 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए इसके, और बहुत सारा हिस्सा 26 जनवरी से लागू हुआ। तो ये 26 जनवरी तक कुछ चीज़ों को क्यों टाला गया लागू करने के लिए? इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। पहली बार 26 जनवरी 1929 को लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस समय कांग्रेस पार्टी नहीं थी, जो आज़ादी के दीवानों का समूह था वो कांग्रेस था। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, वह एक आज़ादी के आंदोलन का नाम था। बाद में वो 2 दल हो गए, उसके गरम दल और नरम दल, क्रांतिकारी अलग हो गए, लेकिन कांग्रेस का अर्थ है इकट्ठा हो जाना। तो वो देश की स्वतंत्रता, आज जो कांग्रेस है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों में अंतर रखिएगा, समझिएगा, नहीं तो आप समझने में अक्सर भूल कर लीजिएगा। तो उस समय की जो कांग्रेस थी वह आज़ादी के लिए काम करने वालों की एक सभा थी, समझ लीजिए। और
उसके लाहौर जो कन्वेंशन हुआ, वो सभा हुई थी, उसमें पहली बार ये मांग की गई थी कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। पूर्ण स्वराज्य से नीचे हम कुछ नहीं चाहते, पूर्ण स्वराज्य ही हमारा लक्ष्य है और उसे पाकर रहेंगे। यह पहली बार घोषणा की गई, मांग किया गया। उस महत्वपूर्ण दिन को याद करते हुए यह 26 जनवरी से लागू कर दिया गया और इसीलिए 26 जनवरी 50 को इसको लागू किया गया। 26 जनवरी 50 को लागू किया, इसलिए उसकी याद में अब ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन दरअसल ये संविधान दिवस है। इस दिन संविधान लागू हुआ था, तो इसका असली नाम तो संविधान दिवस ही होना चाहिए था। लेकिन फिर चूंकि इसको लागू किया गया गणतंत्र दिवस के रूप में, तो फिर संविधान दिवस नाम नहीं दिया गया, तो इसका उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग गांव-गांव जब जाकर 6 साल से गांव में पूछते हैं कि संविधान का नाम सुना है कितने लोगों ने, तो बहुत कम लोग मिलते हैं जिन्होंने नाम सुना है। लेकिन अगर इसे संविधान दिवस के रूप में मनाते तो सभी लोग नाम जानते कम से कम। तो ये तो उसका ऐतिहासिक पहलू है। अब इसके कुछ बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, एक एक शब्द पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इससे एक चीज आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि संविधान किसने बनाया। इसका उत्तर है हम भारत के लोगों ने, और माध्यम बनी संविधान सभा। संविधान सभा में कई समितियां थीं, फिर उप समितियां थीं, करीब 13 समितियां थीं। संविधान सभा के अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद थे, जो पहले राष्ट्रपति बने। संविधान की एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, मसौदा कमेटी, जिसके चेयरपर्सन अंबेडकर साहब थे। और संविधान इस तरह से 2 साल 11 महीने 17 दिन में बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 49 को। अब इसमें कुछ और बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, वह जानना ज़रूरी है। और जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, सबकी समरी भी इसमें है। जैसे एक पहला शब्द है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुता संपन्न मतलब कि इस देश पर अब केवल हम भारत के लोगों का ही व्यवस्था है, नियंत्रण है। हम भारत के लोग ही अब भारत के सूत्रधार हैं, मालिक हैं, या स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी कह लीजिए। हम भारत के लोग सब के सब। तो अब इस पर किसी भी बाहरी देश का या आंतरिक किसी का दबाव नहीं चलेगा। किसी समूह का, किसी व्यक्ति का नियंत्रण या दबाव या अधिकार नहीं चलेगा। हम भारत के लोग ही अपने भाग्य विधाता हैं, अपने निर्माता हैं, अपने देश की खुशहाली के लिए सब कुछ काम करने वाले हैं। अब किसी का डायरेक्शन, किसी का दिशा निर्देश, किसी का सजेशन ले सकते हैं हम ज्ञान के लिए, लेकिन हम निर्णय का अधिकार हम भारत के लोगों का होगा। तो ये है प्रभुता। प्रभुता का मतलब कोई भी आंतरिक या बाहरी दबाव नहीं होगा। अगर आंतरिक किसी व्यक्ति का हो गया तो फिर वो राजशाही आ गई। अगर बाह्य दबाव आ गया तो फिर गुलामी आ गई। किसी समूह का दबाव हो गया तो वो चाहे आंतरिक या बाहर, तो वो एक कॉकस हो गया। इस सब से ऊपर हम भारत के लोगों का 135 करोड़ लोगों का ही संपूर्णता में नियंत्रण है। इसीलिए ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। फिर समाजवादी, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में
आता है नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्व वो हैं जो इस संविधान में लिखे हुए हैं कि ये काम सरकारों को करना है, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, और चाहे तीसरे स्तर की सरकारें जिन्हें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स कहते हैं। इसमें गांव सभाएं, ब्लॉक सभाएं, जिला सभाएं, जिला पंचायत और नगर निकाय, ये सब आते हैं थर्ड कैटेगरी में। तो ये तीनों तरह की सरकारों को जो जो काम जिस डायरेक्शंस के हिसाब से करने हैं, जो उनके लिए आधारभूत सिद्धांत बताए गए हैं, वो नीति निर्देशक तत्व, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और एक एक चीज़ इतना सोच के लिखा गया है कि अगर आप पढ़ें तो आपको अद्भुत आनंद आएगा। जब पहली बार पूरी संविधान कथा कही थी तो एक एक दिन एक एक चीज़ लिया था, इसलिए खूब विस्तार, हर चीज़ विस्तार से चर्चा हुई थी। आप पुराने अंक अवेलेबल हैं यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी, वहाँ से ले सकते हैं। तो समाजवादी मतलब गरीबों की विशेष देखभाल, ये नीति निर्देशक तत्वों में आया हुआ है खूब। पंथ निरपेक्ष, ये पंथ निरपेक्ष मतलब कि जो व्यवस्था है वो किसी तरह का कोई भेदभाव समूह के आधार पर, वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। तो वह है पंथ निरपेक्षता। कोई किस रास्ते पे जा रहा है इससे मतलब नहीं है। हम भारत के लोग सबके लिए काम करने वाले हैं, समभाव से, न्याय भाव से। तो इसलिए इस पंथ निरपेक्ष राज्य बना रहे हैं। फिर पंथ निरपेक्ष, उसका अगला शब्द है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक मतलब अभी तक ब्रिटेन का राजतंत्र था, लेकिन अब कौन सा तंत्र आएगा? लोकतंत्र। लोक मतलब जो संपूर्ण आज 135 करोड़ हैं, उस समय 30-35 करोड़ थे। जो ये लोग हैं, लोगों से जो तंत्र उभरे वह लोकतंत्र है। लोक से जो तंत्र उभरे वह लोकतंत्र है। तो अब जो है तंत्र लोग चुनेंगे और तंत्र लोगों के प्रतिनिधियों से बनेगा। तो लोकतंत्र मतलब तंत्र अब लोगों से उभरेगा और लोग प्रतिनिधि होंगे। लेकिन राज्य किसका होगा? गण राज्य। गण मतलब फिर लोग, जनता। जो हम भारत के लोग हैं, 135 करोड़ गण हैं, उन्हीं का राज्य है। तो कैसा संविधान बना कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिस पे कोई दबाव किसी तरह का नहीं है। 135 करोड़ आज लोगों के अलावा और किसी का दबाव नहीं हो सकता, ना बाहरी ना आंतरिक। समाजवादी, गरीबों की विशेष देखभाल की जाएगी। पंथ निरपेक्ष, सबके साथ समान भाव रखा जाएगा। लोकतंत्रात्मक, यहाँ पंथ का मतलब केवल धार्मिक पंथ ही नहीं, कोई समूह, कोई समुदाय, कोई विचारधारा, कोई किसी रास्ते से चल रहा हो, आ जा रहा हो, प्रोवाइडेड, एक ही प्रोवाइडेड है कि वह देश के लिए हानिकारक ना हो और वह लॉ एंड ऑर्डर के लिए हानिकारक ना हो। वह फंडामेंटल राइट्स में उसको विस्तार से एक्सप्लेन किया गया कि पंथ निरपेक्षता की क्या मतलब है, पंथ निरपेक्षता का और उसकी सीमाएं क्या है, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये फंडामेंटल राइट्स में भी आता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी, दोनों में, नीति निर्देशक तत्वों में भी है। सामाजिक न्याय कैसे आएगा वो उसमें विस्तार से बताया गया। आर्थिक न्याय कैसे आएगा वो भी उसमें विस्तार से बताया गया। अगर मौका मिलेगा तो मैं उसके मूल तत्व आपके सामने रखूंगा। और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय ये है कि
हर व्यक्ति को हर जगह पहुंचने की पूरी स्वतंत्रता है, इलेक्शन लड़ने की पूरी स्वतंत्रता है। और राजनीतिक न्याय ये भी है कि अगर हमारे वोट से, हमने जिसको वोट दिया उसकी सरकार नहीं बनी, सरकार दूसरे लोगों की है, तो भले ही वोट जितने लोगों ने एक पार्टी को दिया और उनकी सरकार बन गई, लेकिन अब जब सरकार बन गई तो अब वो सरकार एक पार्टी की नहीं है, वो 135 करोड़ लोगों की सरकार है और उसको सबके साथ समभाव रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो फिर अब ये देखे कि किसने हमको वोट दिया उसके लिए काम करे। वो राजनीतिक न्याय वहाँ खत्म हो गया। राजनीतिक न्याय ये है कि पहले तो हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, और सत्ता में जो लोग आ गए उनको पूरे देश की देखभाल करनी है, केवल अपने पार्टी या उससे जुड़े लोगों की नहीं। दो तरफा है राजनीतिक न्याय। फिर फंडामेंटल राइट्स में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। पंथ निरपेक्षता मतलब कि वो कोई किसी भी धर्म का हो, जाति का हो और उसे अपने तरीके का हो, तो उसको अपने अपने रास्ते से जीवन बिताने का अधिकार है। उसमें सरकार को या व्यवस्था को हस्तक्षेप नहीं करना है, वह स्वतंत्रता है। लेकिन वही बात यहाँ पर भी कही जा रही है कि अब जो भी उसके विश्वास हैं, धर्म है और उपासना है, उसकी स्वतंत्रता है, उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। और पंथ निरपेक्ष मतलब सरकार जो भी एक्शन करेगी वह पंथ निरपेक्ष होगा। वो किसी एक जाति या एक धर्म या एक समूह को प्रमोट करने के लिए नहीं करेगी, वो समभाव से करेगी। इसके भी एक्सेप्शंस हैं। वह एक्सेप्शंस मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आज तक, आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक सही तरीके से नहीं लागू किए गए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। इसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का धारा 46 पढ़िए, बार बार पढ़िए। वहाँ कहता, संविधान कुछ और कहता है और पूरे देश में हो कुछ और रहा है। उस पर चर्चा जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर आएंगे तो आएंगे। संविधान में इतना बेहतर तरीके से एक एक शब्द मोती की तरह से रखे गए हैं, लेकिन उनका अनुपालन नहीं हो रहा है। और अनुपालन नहीं होने का क्या कारण है, उस पर भी चर्चा आगे करेंगे। पहले इसको पूरा कर लें। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सब व्यवस्था के आगे सब बराबर रहेंगे, सबको बराबर की अवसर की समता रहेगी प्राप्त कराने के लिए। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति गरिमामय है, तो वह उसकी गरिमा मानना है। वह भारत का नागरिक है, भारत माँ की संतान है। वो अपनी माँ से जरूर पैदा हुआ है, लेकिन वो भारत माँ की भी संतान है। तो अगर उसकी माँ कमज़ोर है, नहीं देखभाल कर पा रही है, तो भारत माँ की जिम्मेदारी है कि वह उसकी देखभाल करे। और वो भारत माँ की भी संतान है, उस हिसाब से वो गरिमामय है। उसकी जो भारत की गरिमा है, वह व्यक्ति की गरिमा, सारे व्यक्तियों की जो गरिमा का सामूहिक स्वरूप है, वही तो भारत की गरिमा है। व्यक्ति गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, और पूरे देश में हमेशा ऐसा प्रयास होना है। वह बंधुता बढ़ाने के लिए ही ये संविधान बनाया गया है। और वह बंधुता का रिश्ता इसीलिए बताया गया है कि हम सब भारत माँ की संतान हैं, एक माँ की संतान हैं, इसलिए सब बंधु हैं, 135 करोड़ लोग। तो बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये तो हुआ अपने प्रियम्बल या उद्देशिका अपने संविधान की, जिसे संविधान की आत्मा आप कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, मूलभूत ढांचा कहा है। संविधान में यह भी प्रोविजन किया गया है कि जितने बाद के पार्लियामेंट्स हैं वह एक तरह से
कुछ मामलों के लिए संविधान सभा भी हैं, इसलिए इस संविधान में परिवर्तन भी कर सकते हैं, लेकिन मूलभूत ढांचे को कोई सरकार कोई पार्लियामेंट नहीं बदल सकती। यह सुप्रीम कोर्ट के बार बार के फैसले भी हैं, और जो प्रियम्बल है वही मूलभूत ढांचा है कि अब हमारे फंडामेंटल राइट्स कोई नहीं बदल सकता, हम गणतंत्र हैं, जनता का तंत्र है, जनता से चुने जाएंगे प्रतिनिधि, इसको कोई नहीं बदल सकता। गणराज्य जनता का ही राज्य रहेगा, इसको कोई नहीं बदल सकता। और ये सारी चीज़ें, और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये कोई नहीं बदल सकता। जो बेसिक हैं उसमें कुछ और बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि आज के समय के अनुसार ज़रूरी है, लेकिन वो बेसिक जो प्रियम्बल में जो मेन बातें हैं इसके कंट्रास्ट में नहीं हो सकती। हाँ, एक चीज़ के लिए ज़रूर बार बार कहा जाता है कि प्रियम्बल में 2 शब्द 70 के दशक में इंदिरा गांधी द्वारा जोड़े गए। जब बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता और प्रियम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है, तो 2 शब्द कैसे जोड़े गए, इसको हटाना चाहिए। कई बार इसकी डिमांड भी होती है, और वो 2 शब्द जोड़े गए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं, पहले ये 2 शब्द नहीं थे, पहले था हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। प्रभुत्व संपन्न के बाद समाजवादी और पंथ निरपेक्ष यहाँ जोड़ा गया। तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि इसको हटाया क्यों नहीं गया या इसको हटाना चाहिए। इंदिरा गांधी ने इसके अलावा बहुत और सारे संशोधन किए थे अपने को, उस समय प्रेसिडेंट को, इवन यहाँ तक कर दिया था कि इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस इनके लाइफ लॉन्ग चल ही नहीं सकता, वगैरह वगैरह बहुत से। और पार्लियामेंट का कार्यकाल 5 साल से बढ़ा के 6 साल कर दिया गया था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हों वो सब पढ़ लीजिएगा। लेकिन जब जनता सरकार आई, मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व में, तो जितने अमेंडमेंट्स उन्होंने किए थे वह सब निरस्त किए गए या सुप्रीम कोर्ट से निरस्त हुए, और कुछ और ऐसे अमेंडमेंट्स आए कि जिसमें अब अगर कोई प्राइम मिनिस्टर अधिनायकवादी प्रवृत्ति का हो भी तो वो नहीं हो सकता। इमरजेंसी लगाना बहुत मुश्किल कर दिया गया। पार्लियामेंट का कार्यकाल 5 साल फिर वापस किया गया, उसको नहीं चेंज किया जा सकता किसी हालत में, ये भी लिखा गया। बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन इतने सारे परिवर्तन के बावजूद ये 2 शब्द नहीं हटाए गए। अगर ये गलत होता तो इसको हटा दिया जाता। क्यों नहीं हटाया गया? क्योंकि यह भले उस समय प्रियम्बल में न रहा हो, लेकिन जो अंदर फ्रीडम राइट्स हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें यही सब चीज़ें हैं। जैसे पूरा जो फंडामेंटल राइट्स है वो यही कहता है कि पंथ निरपेक्ष होगी व्यवस्था, तो उसको यहाँ ला करके रख दिया गया है। कौन किस रास्ते से चल रहा है उसको देख करके व्यवस्था उसके साथ बिहेव नहीं करेगी, अनलेस कि वह लॉ एंड ऑर्डर और देश के अखंडता और उन सबको संकट पे डाल रहा हो। तो इसलिए पंथ निरपेक्षता फंडामेंटल राइट्स में शामिल है, इसलिए उसको यहाँ एक हेडिंग के रूप में दे दिया गया। वो है संविधान में, और समाजवादी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, दोनों जगह ये है। तो इसलिए ये कहीं उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। जो संविधान की मूल धारा है उसका केवल शीर्षक यहाँ दे दिया गया जो नहीं था, बस। तो इसीलिए इसको हटाया नहीं गया। नहीं तो एक एक चीज़ जो इंदिरा गांधी ने की थी उसको वापस किया गया, लेकिन ये 2 शब्दों को इसीलिए नहीं हटाया गया कि इससे ये जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, ये और व्यापक हो गई। तो ये चर्चा रही प्रियम्बल की, जो संविधान की
आत्मा है और संविधान इस देश की आत्मा है जो लागू हुआ था 26 जनवरी 50 से। अब जैसा कि मैंने बताया कि संविधान में ही जो पहला मूल कर्तव्य, फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है, वह है कि भारत के हर नागरिक को संविधान का पालन करना है और उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। पहला फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी। और एक चीज़ और आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इस देश में वही कानून चल सकता है या वही कानून है जो या तो संविधान में लिखा हुआ है और या संविधान जिसकी इजाज़त देता है। जो संविधान में नहीं है या जिन कानूनों को संविधान इजाज़त नहीं देता है, वह संविधान में वह देश में नहीं चल सकते। तो संविधान ही कानून है, सबसे बड़ा कानून है, और उस सबसे बड़े कानून में भी जो पहला फंडामेंटल ड्यूटी है, तो यानी देश का जो पहला कानून है हर नागरिक के लिए, वह है कि हर नागरिक को संविधान का पालन करना है और उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। पालन और आदर के लिए जानना ज़रूरी है, यानी कि संविधान हर नागरिक को जानना, यह देश का पहला कानून है। लेकिन संविधान जानना मतलब हर नागरिक को यह जानना कि वह देश का मालिक है और हम जिनको चुन रहे हैं वह नौकर हैं, सेवक हैं, तीनों अंगों के, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो और चाहे कार्यपालिका हो। तीनों के तीनों सेवक हैं, अलग अलग तरह की सेवा करने के लिए हैं। एक न्यायिक सेवा करने के लिए है, एक नियम बनाने की सेवा करने के लिए है और एक कार्य करने, उन नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए है। लेकिन वह सेवक किसके हैं? हम भारत के लोगों के। और जो नियम बनाने के लिए हैं वह अपने मन से नियम बनाने के लिए नहीं है, यह जानना जरूरी है। वह नियम जनता के मन के अनुसार बनाएंगे, इसीलिए वह जनता के प्रतिनिधि हैं, वहाँ रिप्रेजेंटेटिव हैं, वह जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता को अपने सेवक प्रतिनिधि को चुनना है कि जो वहाँ जा कर के हमारी इच्छा के अनुसार, जनता की इच्छा के अनुसार, जनता से पूछ करके जिसने उनसे चुना है उसके अनुसार वहाँ पर नियम बनाएं, किसी बिल पर वोट देते समय बोलें अपने क्षेत्र की जनता के हिसाब से और उनसे पूछ करके। तो ये जो खतरनाक बात बाद में आ गई कि पार्टियां बन गई, पार्टियों की गिरोहबंदी बन गई। इस कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टियों का कोई जिक्र ही नहीं था, लेकिन बाद में 89 में पहली बार पार्टी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में आया, जब वो एंटी डिफेक्शन बिल के माध्यम से। नहीं तो संविधान में पार्टियों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। केवल यही सोचा गया था संविधान सभा में कि किसी क्षेत्र का जो सबसे अच्छा व्यक्ति होगा उसे वहाँ के लोग चुनेंगे और वो चुने हुए लोग चाहे विधानसभा या लोकसभा में जो जिसको चाहेंगे वह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनेगा, जिसको बहुमत होगा। तो पार्टियों का दलदल शुरू हो गया और सबसे खतरनाक उसमें यह हो गया कि व्हिप जारी होने लगे और जो पार्टी के आका हैं, बॉस हैं, उनके डायरेक्शन पर लोग वोट देने लगे किसी भी बिल पर या किसी भी मुद्दे पर, ना कि उस जनता से पूछ करके जिन्होंने उनको चुना है। तो लोकतंत्र एक तरह से पुश कर दिया गया, साइड में कर दिया गया, दबा दिया गया इन सब बाद के चेंजेस की वजह से। तो अब इसका क्या हल है? हल यही है कि अब जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसमें तो यही हल है कि जनता जागे, वह महसूस करे कि वह मालिक है
और उन्हीं को वोट दे जो प्रॉमिस करें, शपथ लें कि हम आपके प्रतिनिधि रहेंगे, आप ही से पूछ करके वोट देंगे या किसी मुद्दे पर बोलेंगे। जो ये शपथ ले उसी को वोट देना चाहिए, यह हमारे संविधान की मूल धारा कहती है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी ये चीज़ आई हुई है, उस पर मैं चर्चा करूँगा थोड़ी देर में। तो यह आपको जानना है कि जो जनता, मालिक तो जनता है और यह तीनों अंग उसके सेवक हैं। संविधान जब पास हो रहा था तो उस दिन जो राजेंद्र बाबू संविधान सभा के अध्यक्ष और अंबेडकर जी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, दोनों को जो स्टेटमेंट्स हैं वो अद्भुत हैं। इसको कई बार मैं सुना चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन उसको दोबारा तिबारा कई बार सुनने में भी कोई हर्जा नहीं है। मैं आज फिर संक्षेप में वो भी आपके सामने रख रहा हूँ। राजेंद्र बाबू ने कहा था कि जब तक अच्छे चरित्रमान, ईमानदार, संवेदनशील लोग चुनकर नहीं आएंगे, यह अच्छा संविधान भी देश को खुशहाल नहीं करता है। क्योंकि संविधान तो एक किताब है, हम लोगों ने इतनी मेहनत करके एक सिस्टम बनाया, एक किताब बनाया, लेकिन इसमें प्राण प्रतिष्ठा उन लोगों द्वारा की जाएगी जो चुन कर आएंगे। तो अगर प्राण प्रतिष्ठा जिनको करना है वो योग्य, चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील हुए, तब तो वो खुशहाली लाएंगे, और नहीं तो दुर्दशा लाएंगे। अब लिख रहे हैं वो, संविधान सभा में उनका वक्तव्य है राजेंद्र बाबू को, रिकॉर्डेड है, और इससे अच्छा वक्तव्य शायद आज़ाद हिंदुस्तान में नहीं दिया गया हो। कॉशन, क्या उन्होंने उस समय लोगों को चेताया था। भारत को ऐसे लोगों की जरूरत, इस समय भारत को ऐसे लोगों की ज़रूरत है, और इस समय जो उन्होंने कहा था वह आज भी उतना ही सच है। इस समय भारत को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ईमानदार हों तथा जो देश के हित को सर्वोपरि रखें। हमारे जीवन में विभिन्न तत्वों के कारण विघटनकारी प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है। हमें सांप्रदायिक अंतर हैं, जातिगत अंतर हैं, भाषागत अंतर हैं, प्रांतीय अंतर हैं। इसके लिए दृढ़ चरित्र वाले लोगों की, दूरदर्शी लोगों की, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो छोटे छोटे समूहों तथा क्षेत्रों के लिए देश के व्यापक हितों का बलिदान न दें, उन पूर्वाग्रहों से, बायसेस और प्रेजुडिसेस से ऊपर उठें जो इन अंतरों के कारण उत्पन्न होते हैं। हर व्यक्ति को अलग अलग देखिए जो उसका चरित्र क्या है, लेकिन इस समूह के सभी लोग अच्छे हैं, या इस समूह के, इस जात के सभी लोग अच्छे हैं, इसके सब खराब हैं, इस धर्म के सभी लोग अच्छे हैं, इस धर्म के खराब हैं। तो अगर इस तरह की विचारधारा रखेंगे तो फिर हमेशा दुखी हो पाएंगे, क्योंकि हर जगह अच्छे बुरे हैं। तो इसके लिए दृढ़ चरित्र वाले लोगों की, दूरदर्शी लोगों की, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो छोटे छोटे समूहों तथा क्षेत्रों के लिए देश के व्यापक हितों का बलिदान न दें और उन पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ सकें जो इन अंतरों के कारण उत्पन्न होते हैं। हम केवल यही आशा कर सकते हैं कि देश में ऐसे लोग प्रचुर मात्रा में आएंगे। और अंबेडकर जी ने तो और तीखे तरीके से और कड़े शब्दों में बात कही है, बड़ी गहरी जिम्मेदारी देश के लोगों पर डाली है। क्या भारतवासी देश को अपने पंथ से ऊपर रखेंगे? इसीलिए पंथ निरपेक्षता वहाँ रखी गई है। क्या भारतवासी अपने देश को अपने पंथ से ऊपर रखेंगे या अपने पंथ को देश से ऊपर रखेंगे? उन्हें डाउट है, मैं नहीं जानता, लेकिन यह बात निश्चित है
कि यदि हम भारत के लोगों ने या भारतवासियों ने अपने पंथ को देश से ऊपर रखा तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन एक बात निश्चित है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि अम्बेडकर जी ने कि मैं जानता हूं कि पंथ के ऊपर देश रखेंगे। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता। देखिए क्या कहते हैं, क्या भारतवासी देश को अपने पंथ से ऊपर रखेंगे या पंथ को अपने देश से ऊपर रखेंगे? मैं नहीं जानता, डाउटफुल हैं। लेकिन वो कॉशन कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन यह बात निश्चित है कि यदि हम भारतवासियों ने अपने पंथ को देश से ऊपर रखा तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी। तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी और हम सभी को, और हो सकता है कि हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब हम में इतनी ताकत नहीं बची कि हम दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ सकें। तो और अब स्वतंत्रता खत्म होने के कई तरीके और आ गए हैं 21वीं शताब्दी तक। फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल, लोगों के दिमाग को बदल करके सोशल मीडिया और इस तरह से कई तरह से परतंत्र किया जा सकता है। तो इसीलिए कि हमेशा के फिर अब जब ख़त्म होगी तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। आज़ादी की, दूसरी आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे आप लोग। तो इसलिए वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि यह बात निश्चित है कि यदि हम भारतवासियों ने अपने पंथ को देश से ऊपर रखा तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी और संभवतः हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। हम सभी को इस संभाव्य घटना का दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिकार करना चाहिए। हमें अपने आज़ादी की खून के आखिरी कतरे के साथ रक्षा करने का संकल्प करना चाहिए। हमें अपनी आज़ादी की खून के आखिरी कतरे तक रक्षा करने का संकल्प करना चाहिए। खून के आखिरी कतरे तक रक्षा करने का संकल्प करने की बात कर रहे हैं अम्बेडकर साहब। तो ये चीज़ें रोज़ रोज़ जानने समझने की। और अब 6 साल से हम लोग गांव-गांव जाकर, शहर शहर जाकर, स्कूल स्कूल जाकर के संविधान कथाएं कह रहे हैं। अगर पूछते हैं कितने लोगों ने संविधान का नाम सुना है, 2-4 हज़ार लोग हैं तो थोड़े से लोग हाथ उठते हैं। कितने लोगों ने संविधान पढ़ा है तो एक भी हाथ नहीं उठता। कहीं एक हाथ, 4-5 हज़ार में एक हाथ। अब सोचिए कि संविधान में लिखा हुआ है पहला मूल कर्तव्य कि भारत के हर नागरिक को संविधान पालन करना है, उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। पालन और आदर क्या बिना जाने हो जाएगा? अगर पालन और आदर बिना जाने नहीं हो सकता तो यानी कि 135 करोड़ लोगों को संविधान जानना जरूरी है और जानते नहीं हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? हम भारत के हर नागरिक को संविधान जानना है, तो जो संविधान नहीं जानता वह तो नागरिक ही नहीं हुआ। हर नागरिक तो वही जो संविधान जाने। तो इसीलिए हमारा देश भीड़ तंत्र होके रह गया है। और उसका असर क्या हुआ संविधान ना जानने का? संविधान ही मालिक जनता को बताता है। हम भारत के लोग इस देश के मालिक हैं, लेकिन मालिक नहीं जानता कि वो मालिक है। तब फिर क्या होगा? यह तो ऐसे ही हुआ कि आपके पास कोई सबसे बड़ी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, लेकिन आपका उस पर कब्जा नहीं है। आपने उस प्रॉपर्टी का नाम नहीं सुना है, नाम भी नहीं सुना। और जब नाम ही नहीं सुना तो कब्जा कहाँ से होगा? जानते भी नहीं हैं उसको, और उसका दस्तावेज भी आपके पास नहीं है, दस्तावेज का भी नाम नहीं सुना है। तो आपकी उस प्रॉपर्टी का कौन इस्तेमाल करेगा? जो भी उसको हथिया ले जाए वही उसका इस्तेमाल करेगा, कम से कम आप नहीं करेंगे। तो वही हो रहा है इस देश में।
गणतंत्र दिवस को इन सब चीज़ों पर गहराई से चर्चा हर व्यक्ति को, हर नागरिक को करना ही करना होगा अगर देश को बचाना है, जैसा कि राजेंद्र बाबू और अंबेडकर जी दोनों ने कहा था। तो जो भी हथियार ले जाए वही उसका इस्तेमाल करेगा। तो इसी तरह से इस देश, और अगर आप वो प्रॉपर्टी कौन सी है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उसका दस्तावेज भी आपके पास नहीं है और उसका दस्तावेज का भी नाम नहीं सुना है, तो वो प्रॉपर्टी है, वह संपत्ति है देश की मालकियत। तो देश की मालकियत किसकी है? हम भारत के लोगों की, जनता की। लेकिन जनता का उस पर कब्जा नहीं है, वो जानती भी नहीं कि वो देश की मालिक है। कब्जा नहीं है, इसका बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या प्रमाण है कि हमारे पास कब्जा, मतलब हम जनता के पास उसका कब्जा नहीं है। तो पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश आप बता दीजिए कि जहां मालिक का रास्ता रोक करके नौकरों को गुजारा जाए, सेवकों को गुजारा जाए। दूसरा उदाहरण नहीं, केवल हिंदुस्तान है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है कि जहां पर जनता का रास्ता रोक करके इन सो कॉल्ड सेवकों को, जो अपने को मालिक समझ बैठे हैं, उनको गुजारा जाता है। हिंदुस्तान में अब लीडरान को बड़े बड़े जब वो आते जाते हैं, नाम किसका किसका लूँ, आप खुद झेल चुके होंगे, कई बार आधा घंटा 1 घंटा आपको ट्रैफिक में रुकना पड़ा होगा। तो लोगों का रास्ता रोक करके इनको सेवकों को गुजारा जाता है। भले ही किसी महिला का डिलीवरी एकदम से सड़क पे हो जाने की नौबत आ जाए या बीमार अस्पताल में पहुंच पाए, यह सब होता है। अब अगर उनको सिक्योरिटी की अपनी परवाह है तो बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाएं या 2-3 गाड़ियां लेकर के जाएं। पता चला 100 गाड़ियों का, 200 गाड़ियों का काफिला गुजारा जा रहा है और जनता खड़ी तमाशा देख रही, मालिक तो खड़ी तमाशा देख रही है और इतने सारे नौकरों को गुजारा जा रहा है। ये क्या तमाशा है? ये केवल हिंदुस्तान में होता है। यही दिखाता है कि जनता अपने को मालिक नहीं, अभी भी नौकर ही समझ रही, प्रजा समझ रही। और ये मैंने कई बार बताया भी है, कहा भी है कि इस देश के साथ आज़ादी के बाद से तमाम तरह तरह के छल शुरू हो गए। प्रजातंत्र कहा गया। प्रजातंत्र का क्या मतलब है? लोकतंत्र, संविधान में जनतंत्र है, गणराज्य है, लोकतंत्र है और नाम प्रजातंत्र कह दिया गया। प्रजातंत्र का मतलब कि तुम प्रजा हो और प्रजा से जो तंत्र उभरेगा। तो प्रजा से कौन सा तंत्र उभरता है? फिर राजशाही होगी। तो यानी कि तुम राजा चुनते हो, सेवक नहीं चुनते हो। ये भावना भरने की कोशिश की गई। कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड से लोगों को गुलाम बनाने की कोशिशें की गई हैं। बड़ी ये शुरुआत से ही ये शातिराना अंदाज चालू हो गया है। और ये तब दूर होगा जब 135 करोड़ लोग आंखें खोल देंगे, जाग जाएंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो प्रजातंत्र कहा गया। एक बड़े लीडर ने यह भी कह दिया कि अब राजा रानी की कोख से नहीं, अब राजा बैलेट बॉक्सेस से पैदा हुआ। यानी कि राजा अब भी रहेंगे, तुम प्रजा ही रहोगे। यहाँ के लोगों के मन में ये भाव भर दिया गया कि तुम प्रजा रहोगे और हम राजा रहेंगे। इसीलिए वो बार बार ये भी, फिर जो तमाम सारे अच्छा सोचने वाले लोगों ने ये कोशिश की, जो लोगों को चिताने की कोशिश भी की कि वाइट साहब चले गए, अब ब्राउन साहब आ गए, भूरे या काले साहब आ गए। यानी कि साहब रहेंगे। यह जब मालिक जनता हो गई तो ये सब नौकर हैं। नौकर की तरह से बिहेव करना है और जनता को मालिक की तरह से बिहेव करना है। लेकिन अगर जनता को पता ही नहीं है कि वो मालिक है तो कैसे बिहेव करेगी?
और अगर जनता मालिक है तो उसके नौकर को, उसके सेवक को, उसके प्रतिनिधि को विधानसभा और लोकसभा में वोट देते समय अपने मालिक से पूछ करके आना चाहिए ना कि हम क्या वोट दें। आप जब वो जीतता है, राजनीतिक न्याय तो यही है ना कि जीतने के बाद वो सारे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रतिनिधि हो जाता है और किसी विषय पर वहाँ वोट देते समय या बोलते समय, बोलने के पहले अपने क्षेत्र के लोगों से आकर पूछे कि हम इस विषय पर क्या बोलें या क्या राय दें। कोई करता है। अगर हम किसी एडवोकेट को अपना प्रतिनिधि बनाते हैं कोर्ट में तो ब्रीफ हमसे लेकर के बोलता है ना, लेकिन कौन विधानसभा या लोकसभा में आप याद करिए कोई आज तक प्रतिनिधि आया? तो सब तो इसके बाद फिर जीतने के बाद वो हमारे प्रतिनिधि नहीं रह जाते हैं, वो अपने आका के गुलाम हो जाते हैं और जो उनके आका कहते हैं बस उसी वही बोलने लगते हैं। ये दुर्दशा इसीलिए है कि हम भारत के लोग देश को अपना मालिक नहीं समझते और वो प्रॉपर्टी जो मालकियत देश की मालकियत जनता को देती है, अभी मैंने उसको उसी प्रॉपर्टी के दस्तावेज, वो प्रॉपर्टी का दस्तावेज हमारा संविधान है और प्रियम्बल उसकी सारांश है या भूमिका है। प्रियम्बल में पढ़ के सुनाया कि भारत के संविधान ने ही जनता को देश का मालिक बनाया, गणराज्य, राज्य अब जनता का है और तंत्र जो उभरेगा वह जनता द्वारा चुना गया होगा। तो जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने हैं, न कि मालिक। तो वह दस्तावेज भारत का संविधान है जो सौंपता है अपने मालकियत को देश के, हम भारत के लोगों को। लेकिन अगर लोगों को नहीं पता है तो फिर वही होगा जो हो रहा है। इसीलिए हम लोगों ने 6 साल से ये अभियान चलाया कि हम लोगों की जो शक्ति है उतना करेंगे इस 135 करोड़ लोगों को संविधान बताने के लिए। मेरे जीवन में हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपके जीवन में होगा। ये होना है और होने के बाद चमत्कार ऐसा होगा कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, जैसे असली आज़ादी आ जाएगी। गहराई से तो सोचिए तो अभी संविधान लागू ही नहीं हुआ। 26 जनवरी 50 को संविधान ऑफिशियली लागू कर दिया गया, कागज पर लागू कर दिया गया, लेकिन ग्राउंड पर, रियलिटी में लागू नहीं हुआ। ग्राउंड पर तो लागू तब होता जब जनता अपने को मालिक मान लेती, गणराज्य आ जाता। ग्राउंड पे तो लागू तब होता जब जनता अपने प्रतिनिधि या सेवक चुनने लगती। जब ये हुआ ही नहीं तो फिर लागू कहाँ हुआ? केवल किताब में, जैसा कि राजेंद्र बाबू ने कहा था कि संविधान एक किताब है, एक सिस्टम है, लेकिन अगर जिनको इसको लागू करना है वो इसे जानेंगे ही नहीं, उस हिसाब से बर्ताव ही नहीं करेंगे, चुनेंगे ही नहीं, तो कैसे लागू होगा? लागू करता कौन है? जो मालिक होता है वही तो लागू करता है। तो मालिक तो जनता हो गई और उसे पता ही नहीं है, तो वो लागू कैसे करेगा? लेकिन उस समय इतने और काम थे कि तुरंत जनता को संविधान बताना शायद प्रायोरिटी में नहीं रहा होगा। उस समय अशिक्षा थी, इतनी देश में हिंसक घटनाएं ही शुरू हो गई थी, उन्हें कंट्रोल करना, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, और कोई प्रोडक्शन भी नहीं, अनाज की भी कमी। तो उस हालत में और दूसरी प्रायोरिटीज़ की वजह से शायद संविधान को जन जन तक बताना नहीं संभव हो पाया रहा होगा। लेकिन बाद में जब स्थितियां ठीक हुई तब तो एक अभियान के रूप में संविधान को जन जन तक बताने की कोशिश होनी चाहिए थी। यह नहीं किया गया और जानबूझ करके नहीं किया गया, क्योंकि अगर जनता संविधान जान जाती, हम मालिक हैं वो जान जाती,
तो फिर वो नौकरों को चुनने लगती, सेवकों को कुछ चुनने लगती। आज हम चूंकि नहीं पता है, हम उन्हीं को मालिक, उन्हीं को राजा मान रहे हैं, तो हम राजाओं को चुनते हैं। तो जो भी प्रत्याशी खड़ा होता है, पब्लिक ये देखती है कि ये राजा जैसा है कि नहीं। राशि ठाट बाट के साथ आए, रुपए और शराब और क्या क्या बांटे ठाट, और राजनीति करे। राजा राजनीति करता है, साम दाम दंड भेद, सेवक की नीति नहीं। जो सेवक होगा उसकी तो एक ही नीति है, सेवा करना। जो जनता की सेवा कर रहा है आज, उसको जनता जिताऊ नहीं मान रही है। दुर्दशा ये अपने पैर पे कैसे कैसे पब्लिक को कुल्हाड़ी मारती है कि जो लुटेरा आ रहा है राजा के वेश में, उसको तो जिता देती कि हाँ राजा है, ये हम प्रजा हैं, प्रजातंत्र है, मालिक हुआ है। और जो थोड़ा बहुत वो गिफ्ट और ये वो दे देता है, उस पर प्रभावित हो जाती है। या अपने ईगो के लिए कि हमारी जाति का है तो हमारा ईगो हाई होगा अगर जीत जाएगा, हमारे धर्म का है जीत जाएगा तो हमारा ईगो हाई होगा। लेकिन सब, चाहे वो जात के आधार पर जीते, चाहे धर्म के आधार पर जीते, चाहे पैसा बांट करके जीते, चाहे डरा धमका के जीते, क्रिमिनल्स और ये वो, सब ने लूटा। जनता लूटती ही रही। जैसे ब्रिटिश ज़माने में लूटती रही, वैसे अब भी लूटती रही। बहुत सारी जगहों पे तो लोग यहाँ तक कहते सुने गए, इससे तो ब्रिटिशों का ज़माना अच्छा। वो इसीलिए कि अभी भी जनता मालिक नहीं हो पाई है। ज़माना तब बदलेगा जब जनता अपने को मालिक महसूस करेगी। बहुत सारे लोगों से जब ये बात कहता हूँ तो कहते हैं कि असंभव है होना। मैं कहता हूँ ये होने वाला है, समय का सवाल है। क्योंकि तमाम सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यह परिवर्तन होगा। नहीं होगा ये असंभव है, होना है। और हम लोगों को विश्वास इसलिए और दृढ़ हो गया कि उत्तर प्रदेश के 2015 के चुनाव में पंचायतों के जिन जिन गांवों में गहराई से हमारी संविधान कथाएं हो गईं, वहाँ फिर लोगों ने, अच्छे लोगों को, गांव वालों ने मिल करके खुद अच्छे लोगों को तलाश करके अपने में से जो सबसे अच्छा पाया उसको रिक्वेस्ट किया कि आप प्रतिनिधि बनो, हम सब वोट देंगे आपको। वो मना कर रहा है कि हम अब तो गांव के इलेक्शंस में भी पंचायतों के 70-80 लाख रुपए खर्च करते हैं, हम कहाँ इतना खर्च कर पाएंगे, कि हमारे जाति या धर्म के हमारे इतने लोग नहीं हैं वगैरह वगैरह, हम इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते हैं। लोगों ने कहा आप किसी पचड़े में नहीं पढ़ रहे हैं, हम सब ने फैसला कर लिया, आपको एक भी पैसा नहीं खर्च करना है, बस आपको नॉमिनेशन फाइल कर लिए और हम लोग वोट देंगे, वोट हमको देना है। क्योंकि गांव पंचायतों के चुनाव में यह आसान था, सब एक दूसरे को जानते हैं, वहाँ प्रचार की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, जो भी पैसा लोग खर्च कर रहे हैं वो निरर्थक है। चूँकि 200 के आसपास गाँव में ऐसा हुआ, कई जगह जहाँ हम लोग नहीं पहुँच पाए, कि वो किताबें संविधान की जो सरल शब्दों में हम लोग लिखी हैं, जागो गणराज्य जागो, वही पहुंच गई। वहाँ पर भी वो परिवर्तन हो गया और आसपास के गांव में ये खबर जैसी फैल गई कि एक जादुई किताब आती है और गांव को बदल के चली जाती। तो लोकतंत्र, संविधान, यह वाकई एक जादुई चीज़ है और जो पैराडाइम शिफ्ट कर देता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, पूरा सब कुछ उलट पलट हो जाता है। जो जहाँ बुराई जीतती रहती थी अब अच्छा ही जीतने लगती, पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। तो वह पैराडाइम शिफ्ट हम लोगों ने अपनी आंखों से माइक्रो लेवल पे होते देखा है। इसलिए विश्वास है कि भविष्य में मैक्रो लेवल पर भी होगा। समय लगेगा, विधानसभा में भी होगा, लोकसभा में भी होगा, हर जगह अच्छे लोगों की फौज जाएगी, सेवकों की फौज जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने लोक नीति कहा कि लोक नीति पे काम होना चाहिए। इस देश से राजनीति को तिलांजलि देना चाहिए। अब राजनीति की ज़रूरत नहीं है, साम दाम दंड भेद की ज़रूरत नहीं है, अब केवल और केवल सेवा की ज़रूरत है, सेवा नीति की, लोक सेवा नीति की। इसीलिए लोक नीति, इस पर काम होना चाहिए। वही सच्चे अर्थों में जिन शहीदों को हम याद करते हैं, जिन्होंने 8 लाख से ज़्यादा शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी, सुभाष चंद्र बोस हों, आज़ाद हों, भगत सिंह हों, जिन्होंने फांसी के फंदे पे भी गाते गाते झूल गए कि मेरा रंग दे बसंती चोला, कि हमारे
खून बहाने के बाद, हमारी कुर्बानी के बाद देश खुशहाल हो जाएगा। क्या देश खुशहाल हो पाया उनकी कुर्बानी के बाद? 8 लाख लोगों की कुर्बानी के बाद देश आज़ाद हुआ और आज लोग उनको भूल रहे हैं, उनके सपनों को भूल रहे हैं। और वो 8 लाख जिन्होंने अपने देश प्राणों की आहुति दी, उसके अलावा और तमाम लोग जिन्होंने जेलों में रहे, आंदोलन में रहे, गोलियां खाई, लाठियां खाई, उनके सपने कहाँ हैं? उनके सपने अगर कहीं किसी किताब में लिखे हुए हैं तो वो भारत का संविधान है। उनके सपनों का कलश भी है हमारा भारत का संविधान। देश की तो आत्मा है ही, उनके सपनों का कलश है। देश की सारी समस्याओं का हल भी है, औषधि है देश की। लेकिन जब वह जन जन तक गया ही नहीं तो न वो औषधि लोगों तक पहुंची, न उनके सपने पहुंचे, और इसीलिए सब कुछ जस का तस बना रह गया। वो वाइट साहब, वाइट किंग की जगह पे ब्राउन किंग वाले हो गए सब। ये तो ऐसे ही हुआ कि जैसे भगीरथ ने तपस्या किया था और गंगा को जन कल्याण के लिए, जन जन तक लाने के लिए लंबी तपस्या की थी। भगीरथ की तपस्या से गंगा अवतरित हुई, लेकिन कहाँ गई? शंकर की जटाओं में। भगीरथ की लंबी उम्र थी, उन्होंने दोबारा तपस्या किया और फिर गंगा को जिस पर्पस के लिए लाए थे, जिस उद्देश्य के लिए आए थे, जन कल्याण के लिए गंगा जन जन तक बनी। वैसे ही उन तपस्वियों की कुर्बानी से, तपस्या से, लंबी 90 साल की तपस्या से आज़ादी की गंगा अवतरित हुई, लोकतंत्र की गंगा अवतरित हुई, संविधान की गंगा अवतरित हुई। लेकिन वह तमाम शंकर की जटाओं में उलझ के रह गई। आज वो शहीद नहीं है, वो तो शहीद हो गए। तो अब अगर जन जन तक जाना है, उस आज़ादी, लोकतंत्र और शहीदों के सपनों की गंगा को 135 करोड़ लोगों तक उनके कल्याण के लिए जाना है, तो कौन ले जाएगा? आपको हमको ही ले जाना पड़ेगा। निश्चित जानिए, आपको हमको ही ले जाना पड़ेगा। कोई ना फरिश्ता आएगा, कोई ना यूएनओ से आएगा, और वो बेचारे शहीद तो हैं नहीं। और जो लोग व्यवस्था में आज करोड़ों रुपए खर्च करके, या जात के नाम पर, या धर्म के नाम पर, या गुंडई के नाम पर लोगों को बरगला करके मीडिया में अपने को गॉड इमेज बना करके आपको और आंखों में धूल झोंक करके जीत के जा रहे हैं, वो क्यों चाहेंगे कि आपकी आंखें खुलें? क्यों चाहेंगे कि अब आप भौकाल वाले को न चुनिए या जिताऊ को न चुनिए, आप सेवक को चुनिए? क्योंकि आपकी सेवा तो सेवक करेगा ना। लेकिन अगर आप भौकाल बनाने वाले को, जिताऊ को और राजा जैसे को चुनते रहेंगे तो जीतने के बाद वो सब राजा बन जाएंगे। वह आपके प्रतिनिधि नहीं होंगे, वह आपको अपना गुलाम बना करके रखेंगे। तो यह कोई भी सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि जनता जागरूक हो जाए। यह तो भगीरथ प्रयास फिर से होना है, और हम सबको 135 करोड़ लोगों को भगीरथ बनना होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और जैसा मैंने कहा, हौसला इसलिए है कि माइक्रो लेवल पे वो परिवर्तन होते देखा है, इसलिए भविष्य में भी वो होगा। तो आज गणराज्य दिवस, गणतंत्र दिवस पर हम सबकी जो सबसे पहली शपथ होनी चाहिए कि अगले 1 साल में यथासंभव हम जी जान से कोशिश करेंगे संविधान की जानकारी जहाँ जहाँ तक पहुँचा सकेंगे पहुँचाएंगे। यही हमारा सबसे बड़ा संविधान के प्रति, उन शहीदों के प्रति और इस देश के प्रति आज सबसे बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। अब हमें अपनी जान नहीं गंवानी, जान के खतरे नहीं हैं हमें अब इस आज़ादी की लड़ाई में। अब हमें अपना समय देना है, अपना ध्यान देना है वैचारिक शक्ति से, क्योंकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। केवल
सही लोगों को सही जगह बैठना है और सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए अब अपनी वैचारिक शक्ति से आप सब कुछ कर सकते हैं और वही करना है, एक से एक। बड़ी खुशी होती है जब मैं संविधान कथाओं के लिए निकलता हूँ। इधर तो कोरोना की वजह से बहुत दिनों से नहीं हो पाया। जब निकलते हैं तो एक दिन में 4 जगह कवर करने की कोशिश करते हैं, लास्ट में किसी गांव में शाम को, और बीच में 3 स्कूलों में, क्योंकि स्कूलों का अलग अलग टाइम होती है। तो 8 से 10 एक जगह हो गया, 11 से 1 हो गया, और फिर 1 से 3 हो गया। तो 3 स्कूल और एक फिर शाम को गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करते हैं। और स्कूलों में जब संविधान कथा होती है तो जब पूछता हूँ कि बताओ बच्चों, हम लोगों को भगीरथ बन करके संविधान जन जन की गंगा को जन जन तक ले जाना है, तो तुम में से हर व्यक्ति, हर बच्चा कितने लोगों तक संविधान को पहुँचाएगा? तो लोग कोई 50, कोई 100, बहुत देर में बोलना भी शुरू करते हैं, हिचकिचाते भी हैं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई, गोरखपुर में एक लड़की ने, एक डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज दोनों की बच्चियां थीं, 4-5 हज़ार बच्चियां थीं। तो एक बच्ची खड़ी होकर के कहती है 1100। तो मैंने कहा कि 1100 तुम कैसे बता लोगी? तो उसका उत्तर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा रोज़ 3 ही तो हुए, 3 लोगों को रोज़ बता दूंगी। ये भावना, ये हौसला, ये जज्बा इस तरह से जब होगा तब सार्थक है हमारा गणतंत्र मनाना। क्योंकि अभी गणतंत्र लागू ही नहीं हुआ। गणतंत्र दिवस तो उस दिन लागू होगा जो उस दिन 135 करोड़ लोगों में जो आखिरी व्यक्ति है, जब उसको भी संविधान पता चल जाएगा, तब दरअसल संविधान लागू होना कहा जा सकता है। उस दिन संविधान लागू होना, क्योंकि संविधान मालिक को करना है, अन्यथा तो एक कागज पे रह जाएगा। जब हर व्यक्ति, ये भावना उसमें आ जाएगी कि मैं मालिक हूँ, तब संविधान लागू होगा सच्चे अर्थों में। संविधान के बारे में बहुत गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। संविधान को कई तरह से उसके बारे में गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। लोगों की गलतियों को संविधान की गलती डाल दिया जा रहा है। ये भी कहा गया, इवन बड़े बड़े सीनियर पोस्ट पे बैठे हुए लोगों ने कहा कि अभी हम ब्रिटिश क्वीन के गुलाम हैं, क्योंकि 1935 एक्ट अभी भी चल रहा है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और उन्होंने कोई ये कहता है कि ब्रिटेन से ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था, और वगैरह वगैरह। इसकी जो अंतिम धारा है संविधान की, वो कहती है कि 1935 एक्ट और ट्रांसफ़र ऑफ पावर, 1947 में जब सत्ता हस्तांतरित हुई थी, तब तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर एक्ट से हुआ था कि वो इंडिया में जो भी उस समय इंटरिम गवर्नमेंट थी उसी को दे दिया था। लेकिन जब संविधान लागू हो गया तो उसने ट्रांसफ़र ऑफ पावर एक्ट को भी और 1935 के एक्ट को, दोनों को रिपीट कर दिया। तो इसलिए अब हम पूरी तरह से संप्रभु संपन्न हैं। इस तरह की गलतफहमियों की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और भी जितने जगहों पे चर्चाएं होती, शहरों में ख़ास तौर से, लोग इतने तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं, और ज़्यादातर प्रश्न वही होते हैं जो व्यवस्था में संविधान के गैर जानकारी की वजह से जो लोग गलत लोगों को चुन लेते हैं, और वो जो गड़बड़ियाँ करते हैं उसी को गिनाने लगते हैं। लेकिन जब उनका चुनाव ही नहीं होगा तो गड़बड़ियाँ कहाँ से होंगी? तो असली 13 साल की साधना के बाद 97 से लेकर के 2010 तक 13 साल लगातार एक तरह से मैं साधनारत रहा कि इस देश की समस्याएं कैसे हल की जाएंगी, और एक ही हल निकला कि सबका इलाज एक ही है, संविधान को जन जन तक पहुंचा देना, लोगों को जागरूक कर देना, और वहीं से खुशहाली की गंगा आएगी। संविधान की गंगा ही देश को खुशहाली की गंगा में बदलेगी। भगत सिंह ने भी कहा था कि हम लोगों को गोली का रास्ता तभी तक है जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता। जब देश आज़ाद हो जाएगा तब रास्ता वैचारिक क्रांति का ही होगा।
वैचारिक क्रांति का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट या विकल्प नहीं हो सकता। तो इस देश में वैचारिक क्रांति तभी आएगी जब 135 करोड़ लोग गहराई से संविधान जान जाएंगे, ये जान जाएंगे कि वो मालिक हैं और उन्हें अपना सेवक चुनना है। यह एक बीज मंत्र की तरह से है देश के लोकतंत्र को समझने के लिए। तो इस पे लगातार काम होते रहना चाहिए। और वही जैसे एक लॉ दूसरे लॉ को जलाती है, 10 को, फिर 10 100 को, इसी तरह से चेन रिएक्शन के द्वारा यह ज़्यादातर पहुंचाना है। व्यवस्थाएं, मैं कह रहा हूं, व्यवस्थाएं नहीं करेंगी क्योंकि उनका निहित स्वार्थ है। जनता की जो मालकियत है वो वही तो हड़ पे बैठे हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि वह उनसे वापस आपके पास आ जाए। वो मेरी गज़ल का एक शेर है जिसको मैंने कई बार कहा भी है, खर पतवार फसलों से भी बड़े हो गए हैं, लगता है व्यवस्था में अभी ठीक से हुई निराई नहीं है। तो खर पतवार को हटाना है, तभी वीड्स को हटाना है, तभी फसलें उगेंगी, खुशहाली की फसलें, सेवकों की फसलें, ये तभी उगेंगी ये वीड्स जब साफ होंगे। और जब हम सेवक चुनने लगेंगे तभी वीड्स साफ होंगे। लेकिन ये होगा, इसके लिए मैंने फिज़िक्स का विद्यार्थी रहा हूँ और काम जन जागरण और लोकनीति का, और ये सब शुरुआत हुई थी किसान का बेटा रहा हूँ, गांव में बोरा झोरा लेकर आम के पेड़ के नीचे पढ़ता था क्योंकि किताब नहीं, स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी। तो मैंने देखा था कि और मेरे पिताजी आजीवन प्रधान रहे। तो एक प्रधान अगर अच्छा है तो उस गांव में कोई तकलीफ किसी को हो ही नहीं सकती है। सबकी तकलीफ का निदान करने के लिए वो हमेशा खड़े रहते थे। तो मुझे ये लगता था कि अगर इस देश के सारे प्रधान अच्छे चुन लिए जाएं तो ये हो ही नहीं सकता कि किसान आत्महत्या करें। जैसे हिंदुस्तान अकेला देश है जहाँ पे मालिकों का, जनता का रास्ता रोक करके नौकरों गुजारा जाता है, सेवकों गुजारा जाता है, वैसे ही हिंदुस्तान अकेला देश है जहाँ 7 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की हैं पिछले इतने सालों में। तो इसलिए वो बर्दाश्त के बाहर था। तो जैसे ही सेवा से निवृत्त हुआ, गांव-गांव जा कर के, क्योंकि पंचायत का चुनाव यूपी में होने वाला था, गांव प्रधान अच्छे चुने जाए इसके लिए कोशिश शुरू हो गई। तो जब 29 विषय जो संविधान ने गांव पंचायतों को दे दिए हैं, ये बताने के लिए कैसे चुने प्रधान को, ये सब चर्चा हो रही थी। तो जब संविधान की बात आती थी तो लोग ऐसे देखते थे कि जैसे एकदम कोई नई चीज़ हो। तो फिर ये जो किसान के बेहतरी के लिए काम शुरू हुआ था वो संविधान कथा में बदल गया, जिसमें मूल जो है वो तो किसान ही है। और आज जो भी समस्याएं हैं, या दिल्ली में जो आज हो रहा है, कहीं हिंसा भी हो रही है, कहीं शांतिपूर्ण मार्च भी किसान का हो रहा है, आज इस तरीके को इसलिए अख्तियार करना पड़ा कि अभी वो वैचारिक क्रांति पूरी नहीं हो गई है। अगर ये वैचारिक क्रांति पूरी हो गई होती या जब हो जाएगी तो लोग ऐसे लोगों को ही चुनते जो किसानों के हित की सोचते, और फिर ये नहीं होता। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जनता अपने कंट्रीब्यूशन से अपने प्रतिनिधि चुने। खुद 1-1, 2-2 रुपए दे करके आप MP MLA अपना चुनिए। मैं तो ये कहता हूँ आइडियल तो वो होगा कि जब, जैसे यूपी का केवल एग्जाम्पल ले लें, 60,000 गांव पंचायतें हैं, अगर इसमें सब में अच्छे प्रधान चुन लिए जाएं और अच्छे ब्लॉक और जिला के वो सब प्रतिनिधि चुन लिए जाएं, और फिर जब विधानसभा का चुनाव हो तो इन्हीं में जो सबसे अच्छा काम कर रहा हो वो विधानसभा में जनता भेजे काम खुद देख करके, और जो लोकसभा का चुनाव हो तो उसमें से ही भेजे। तो किसानों के ही ढेर सारे प्रतिनिधि वहाँ पहुँच जाएंगे। किसान मजदूर खुद अगर आँख खोल करके वोट देना शुरू कर दें तो सत्ता तो बिल्कुल उन्हीं के प्रतिनिधि रहेंगे, उन्हीं के डायरेक्शन पे चलेगी। तो जो आज इतना सब मेहनत करना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है, सबको तकलीफ हो रही, किसानों को भी
और आम पब्लिक को भी यह आंदोलन का रास्ता, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ। अब ऐसी स्थिति आ गई क्योंकि वो तीनों बिल खतरनाक हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और वो खतरनाक किसानों के लिए जितना है उससे कई गुना ज़्यादा हम 135 करोड़ लोगों के लिए हैं, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो चेंज हुआ है उससे तो सभी को ज़बरदस्त नुकसान होने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो दरअसल सबको आंदोलन में आना चाहिए था किसानों के साथ, वो दूसरा इशू है। लेकिन अगर हम कोई टू निप इन द बड, अगर हम अच्छे लोगों को ही, सेवक लोगों को ही चुने, किसानों को ही विधानसभा और लोकसभा में ज़्यादा पहुंचा दें, तो ये सब होगा ही नहीं। अगर कोई किसी पूंजीपति के पैसे से चुनाव लड़ेगा तो उसका हित करेगा, अगर कोई अपने पैसे से लड़ेगा तो व्यापार करेगा, कई गुना कमाएगा। वो जनता के हित का तो तभी सोचेगा जब बिना पैसे के या तो चुने या जनता के सहयोग से चुने, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपको जब अपना सेवक चुनना है तो आप उसका चाहे 8 आना, चाहे 1 रुपया, चाहे 10 रुपया दे करके तब उसको आपका प्रतिनिधि होगा। आप वकील को फीस देते हैं ना, तो इसी तरह से आप रुपए 2 रुपए दे करके उसको जिताइए, प्रतिनिधि बनाइए, फिर देखिए कैसे पैराडाइम शिफ्ट होता है। तो वो ज़रूरी है। आज जो दिल्ली की स्थितियां आ रही हैं अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो भी हो रहा है 56-50 के आसपास लोग, किसान ठिठुर करके बेचारों की मौत हो चुकी है, यह दुखद तो है ही। लेकिन अब इसके अलावा इस समय अब जब शायद ये भी यही एक रास्ता हो, ये भी एक रास्ता हो, कहा अब ये तो समय बताएगा कि आगे क्या होगा, लेकिन स्थितियां बदलेंगी, सार्थक बदलेंगी। 1-2 साल में बहुत कुछ ऐसा होगा देश में जो बहुत सार्थक होगा, सकारात्मक होगा, और उसमें कहीं ना कहीं जन जागरण की भी भूमिका होगी। अब एक जवाहरलाल नेहरू का जो एक वक्तव्य है, 1947 में आज़ादी मिलने के बाद जो कि 14 और 15 अगस्त के बीच में वह हुआ, तो उस दिन तो फॉर्मेलिटी में चला हो गया, तो 15 को सुबह वो प्रोग्राम नहीं हो पाया लाल किले से जो एड्रेस करने का लोग सोचा गया रहा होगा, वो 16 की सुबह हुआ, 16 अगस्त को। तो वो पहला लाल किले से एड्रेस था जो नेहरू जी ने किया था। तो उसके अंश में अंग्रेजी में पढ़ देता, अंग्रेजी में है, इसका हिंदी भी होगा, मैं पढ़ देता हूँ। We have gathered here on a historic occasion और इसके महत्वपूर्ण अंशों का हिंदी में भी रूपांतरण कर दूंगा। We have gathered here on a historic occasion at this ancient fort to win back what was ours. लाल किले पर कह रहे हैं कि हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं ऐतिहासिक क्षण पर, जबकि हमें ये किला जो हमारा था अब हमें वापस मिला। This flag does not symbolize the triumph of individuals or the Congress, but the triumph of the whole country. नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया होगा। तो कह रहे हैं कि ये जो झंडा है तिरंगा, ये केवल कुछ व्यक्तियों के विजय का प्रतीक नहीं है, या केवल ये कांग्रेस के विजय का प्रतीक नहीं है, बट द ट्रम्प ऑफ द होल कंट्री, पूरे देश के विजय का प्रतीक है। द फ्री फ्लैग ऑफ इंडिया इज द सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर द होल वर्ल्ड। ये जो खुल करके स्वतंत्र तरीके से फहराता हुआ झंडा है, ये केवल भारत के लोकतंत्र नहीं, ये पूरी दुनिया के लोकतंत्र का प्रतीक है। इंडिया, एशिया एंड द वर्ल्ड मस्ट रिजॉइस ऑन दिस ग्रेट डे। भारत के साथ साथ एशिया और दुनिया को भी इस खुशी में शामिल होना है। You also know what happened during the last 27 years when we struggled and made sacrifices under this flag. आप सब जानते हैं कि पिछले 27 सालों में इस झंडे के नीचे
जो हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और कुर्बानियाँ दी, वो क्या हुआ सब आप जानते हैं. What is worth recalling is that we had taken a pledge that we shall lay down our lives for the honor and dignity of this flag and would never allow it to be lowered whatever might be the consequence. जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों ने व्रत लिया था, इस झंडे को झुकने नहीं देंगे, भले ही अपने जो भी कुर्बानियाँ करनी पड़ी, प्राणों की आहुति देना पड़ा, लेकिन उसको झुकने नहीं देंगे. दैट प्लेज हैज़ बीन फुलफिल्ड. आज वो हम लोगों का जो प्लेज था वो पूरा हुआ, पूरे देशवासियों का जो प्लेज था वो पूरा हुआ. द कंट्री हैज़ अचीव फ्रीडम अंडर द लीडरशिप एंड गाइडेंस ऑफ महात्मा गांधी. देश ने आज़ादी गांधी जी की लीडरशिप में प्राप्त की. ऑन दिस डे we must remember those who have made sacrifices and suffered for the cause of independence. इस दिन हम लोगों को उन लोगों की ज़रूर याद करनी चाहिए जिन्होंने बहुत मतलब से त्याग तपस्या किया, बहुत यातनाएं सही आज़ादी के लिए. हम उसका सबका नाम नहीं ले सकते, बट आई कैन नॉट हेल्प मेंशनिंग सुभाष चंद्र बोस. लेकिन सुभाष चंद्र बोस का आज यहाँ नाम लिए या याद किए नहीं रह सकता मैं. Who left the country and formed the Indian National Army abroad and fought bravely for the freedom of the country. जो देश को छोड़ करके गए, आज़ाद हिंद फौज बनाया और बहादुरी के साथ देश की आज़ादी के लिए लड़ा. He hoisted the flag in foreign countries. कई देशों में जा करके इस झंडे, जिस झंडे के नीचे आज हम लोग हैं, वो विदेशों में जा करके ये झंडा उन्होंने फहराया. ये नेहरू जी कह रहे हैं. लोग कहते हैं नेहरू जी को भुला दिया गया. अनिता बोस का जो इंटरव्यू है आज तक पे आया है नेहरू जी की बेटी का, वो आपने ज़रूर देखा होगा, नहीं हुआ ज़रूर देखिए, सर्कुलेशन में भी है. He hoisted the flag in foreign countries and when the day came, और जब वह दिन आया, for hoisting it on the Red Fort, लाल किले पर उसको फहराने का जब दिन आया, he was not to see this dream fulfilled. तो वह आज यहाँ नहीं है अपने उस सपने को पूरा होते देखते के लिए. This should have been the day of his return. ये उनके वापसी का दिन होना था. But alas, he is no longer in this world. लेकिन अब वो दुनिया में नहीं है. The first change of the government will be to establish, maintain law and order. वो सब तो करीब करीब वो जो प्रेम्बल में बातें हैं वह सब कही गई हैं. We have to make India a strong and powerful country. हमको भारत को एक मजबूत और शक्तिशाली देश बनाना है. Only those countries can become great which have strong foundations. और वही देश मजबूत बनते हैं जिनकी नींव मजबूत होती है. We cannot move forward without the people's cooperation. और सब लोगों के cooperation के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं. और ये फाउंडेशन जनता से ही आता है, वही बात कह रहे हैं. We are not here as prime minister and ministers. यहाँ हम लोग प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स नहीं हैं, but as humble servants of the country. हम लोग यहाँ पर विनम्र नौकर की तरह हैं, विनम्र सेवक, देश के विनम्र सेवक की तरह से हैं. The masses have now become the real rulers. पहला जो स्पीच है प्राइम मिनिस्टर का 47 का आज़ाद हिंदुस्तान का, जिसमें प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि the masses have now become the real rulers. जो लोग हैं 135 करोड़ लोग, हम भारत के लोग, अब वही रूलर हैं, वही मालिक हैं, वही सत्ता उनके हाथ में है. संविधान तो बाद में लागू हुआ 50 में, 47 में नेहरू जी कह रहे हैं. The masses have now become the real rulers in the country and the strength or the weakness of the government would depend upon the people. और सरकार की कमज़ोरी या बेहतरी लोगों की कमज़ोरी या बेहतरी को ही रिप्रेजेंट करेगी. क्योंकि अगर लोग आँख खोल करके वोट देंगे
अपने लोगों को चुनेंगे तो वैसे लोग वहाँ जाएंगे, मजबूत सरकार बनेगी। मजबूत का मतलब जो जनता की देखभाल करने के लिए। और अगर लोग आंख बंद करके वोट देंगे तो ऐसी सरकार बनेगी जो जनता को लूटेगी और देश कमजोर हो। भले ही वो, और लूटने वाला कभी ज़्यादा थ्राइव नहीं करता, कभी ज़्यादा बहुत आगे नहीं बढ़ पाता। हर लुटेरे का हश्र बुरा हुआ है। जो प्राकृतिक नियम है वो कभी नहीं बदल सकता, कभी नहीं बदल सकता। In fact, our freedom signals the freedom of other nations, not only of Asia but the whole world. वो कहते हैं कि ये जो हम लोगों के आज़ादी मिली है, दरअसल ये संकेत है कि अब एशिया और दुनिया के और देश भी सब आज़ाद होंगे। हम लोगों ने एक नया रास्ता बनाया है। We must all take a pledge that we shall live as one. हम लोगों को आज ये शपथ लेना है कि हम एक होकर के रहेंगे और एक और फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी टू द मासेस, जिससे कि हमारी स्वतंत्रता हमेशा रहे और जो प्रॉस्पेरिटी है, जो समृद्धि है, वह जन जन तक पहुँचे, अंत्योदय तक पहुँचे, आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे। We have to reach that stage when no one in this country will be poor. हमको उस उद्देश्य के साथ उस स्थिति तक जाना है कि जब देश में कोई गरीब नहीं रहेगा। The country will have, when no one in this country will be poor and starving, जो और भूखा सोए और without clothes, और बिना कपड़े के हो, and good education, और बिना अच्छी शिक्षा के हो। Although we have achieved our freedom, that is only a milestone. ये जो हमको फ्रीडम मिली है, ये हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है मील का। The first stage on the journey to the higher goal, ये पहला पड़ाव है। आगे के पड़ाव पाने के लिए, आगे की यात्रा के लिए, to higher goal of universal peace and prosperity, सभी लोगों के खुशहाली का और समृद्धि का वह पाने के लिए, उसके लिए पहला पड़ाव है पूरे देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर कोई गरीब न रह जाए, सबको हर चीज़ मुहैया हो, अच्छा मेडिसिन्स और सारी चीज़ें। वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो, हमको एक लंबी यात्रा करनी है। तो ये नेहरू जी के उद्गार थे। चलिए, किसी देश के लिए 70 साल कोई मायने नहीं रखते हैं। अगर अब से हम कोशिश करना शुरू कर दें वैचारिक क्रांति की, अच्छे लोगों को चुनने की, सेवकों को चुनने की, अच्छे सेवकों को चुनने की, तो बहुत कुछ बदल जाएगा और अब तक जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी हो जाएगी। और जितने लोग लूट के गए हैं वो वाकई अंत में सब कंगाल हो जाएंगे। कोई लुटेरा आज तक खुशहाल नहीं हुआ है, चाहे आप इतिहास में देख लीजिए और चाहे जैसे। और डकैतों को किस तरह से रहना पड़ता है, किस तरह से सब कुछ होता है, आँख खोल करके अगर आप देखेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो अंत में मैं वो जो कह रहा था कि एमएससी तो फिज़िक्स में किया और इस सब जो देश के लिए, किसानों के लिए, जन जागरण के लिए जो काम करता रहा, तो इस दोनों अनुभव ने एक सिद्धांत मेरे मन में पैदा किया, जिससे मैंने अपने नावल में भी लिखा, आप लोगों से भी शेयर कर चुका हूँ कि किसी देश में, और अंतिम 3-4 मिनट में ये बात ख़त्म करता हूँ। आज हम लोगों का ये हम भारत के लोग सीरीज़ का 100वां अंक है और इसी के साथ 101वां अंक का 15 दिन या 1 महीने के विराम के बाद शुरू किया जाएगा। इसको नए कलेवर में, हो सकता है शीर्षक भी बदला जाए और कोई हम भारत के लोग, हम धरती के लोग या आप लोग जो भी सजेशन रहें, इन 15 दिन में आपके सजेशंस चाहिए कि इसको और नए कलेवर में, टेक्नोलॉजी भी और बेहतर कैसे की जाए कि और दूर दूर तक इसकी पहुँच हो, संविधान जन जन तक पहुँच जाए, 135 करोड़ लोगों तक। तो इसका क्या स्वरूप रखा जाए, क्या समय रखा जाए, यह सब आपसे तय करके किया जाएगा। उसके लिए आप सबका स्वागत रहेगा, आपके विचारों का स्वागत रहेगा। लेकिन हर संडे को
5 से 6:30 मैं उपलब्ध रहूँगा। हम भारत के लोग सीरीज़ और जो नेशनल मीडिया काउंसिल का प्रोग्राम चल रहा है, उन्होंने 52 इतवारों को वो प्रोग्राम रखा हुआ है, तो वो तो चलता ही रहेगा। और 15-20 दिन या अधिक से अधिक 1 महीने में ये नए स्वरूप में फिर हम लोगों की चर्चा शुरू हो जाएगी नए करियर के साथ। तो अंतिम बात जो मैं कहना चाह रहा था कि किसी देश में संविधान बनाकर लोकतंत्र लागू कर देना और ज़मीन पर बोरिंग करके हैंडपंप लगा देना, दोनों एक जैसी प्रक्रियाएं हैं, एकदम सिमिलर प्रक्रियाएं हैं, ज़मीन से जुड़ने की प्रक्रियाएं। आप जब बोरिंग करके हैंडपंप लगा देते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर से पानी डालते हैं, साफ पानी डालते हैं और उसको चलाना शुरू कर देते हैं। चलाते रहिए, थोड़ी देर बाद थोड़ी देर तक तो वही पानी जाता है, उसी में से कुछ नीचे गिरता है, उसका जो मुंह होता है और बाकी नीचे जाता है। फिर जब धीरे धीरे करके नीचे से पकड़ लेता है तो एक ऐसा समय आता है कि जब नीचे का पानी ऊपर आने लगता है। और जब नीचे से ऊपर आता है तो सबसे पहला कैसा पानी होता है, गंदा, मैला, रेतीला। लेकिन फिर आप चलाते रहिए, लगातार चलाते रहिए, तो थोड़ी देर बाद साफ पानी के ट्रेसेस आने लगते हैं। वो पानी जो एकदम गंदा आ रहा था थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है और एक ऐसा समय आता है एकदम साफ पानी आने लगता है। वैसे ही जब संविधान बनाकर लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया तो सबसे पहले ऊपर से साफ पानी डाला गया सिस्टम चलाने के लिए। तो वो क्या था, जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए वो सब हमारे तपस्वी राजनीतिक और वो आज़ादी के दीवाने थे, वह सब ही आ गए। और जब तक वो जिंदा रहे, अगर औसत उनकी आयु 35-40 साल मानी जाए और 70 साल तक वो रहे हों, तो 70 के दशक तक, 47 से 30-35 साल और 70 के दशक तक वही लोग रिसाइकिल होते रहे और साफ पानी से व्यवस्था चलती रही। लेकिन हाँ, संविधान को जन जन तक पहुंचाने का काम अब कैसे उनके ध्यान में नहीं आया, ये बात दूसरी है। लेकिन वो दूसरे जरूरी काम देश के लिए रहे होंगे, उसमें उलझे रहे। लेकिन जब 70 के दशक तक जमीन से हमारे सिस्टम, संविधान के सिस्टम ने, व्यवस्था ने पकड़ लिया, तो सबसे पहले कैसा पानी आना था, गंदा, मटमैला, रेतीला। तो उसी तरह से जितने तरह की गंदगी पॉसिबल थी वैसे वैसे लीडरशिप उभरी, वैसे वैसे पानी आया, वैसे वैसे लोग चुन चुन करके आए ऊपर। जैसा कि गंदा पानी हैंडपंप से आता है शुरू में गंदा, वैसे वो भी आए। और जैसे फिर चलाते रहिए सिस्टम तो थोड़ी देर बाद साफ आने लगता है। वैसे हमारे व्यवस्था के संदर्भ में ये सिस्टम लगातार चलता रहा। तो अब एक ऐसी स्टेज आ गई है जहाँ साफ पानी के अब ट्रेसेस आने शुरू होंगे और साफ पानी 10-15 साल में आने लगेगा हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में। और ये सिद्धांत केवल हिंदुस्तान के लिए ही नहीं सही है, पूरी दुनिया के लिए सही है। और जब साफ पानी आने लगता है तो कोई जरूरी नहीं कि जब शुरुआत में साफ पानी थोड़ी देर आया तो फिर थोड़ी देर गंदा आ सकता है, फिर साफ आ सकता है। लेकिन धीरे धीरे गंदगी वाला हिस्सा घटता जाएगा और साफ वाला हिस्सा बढ़ता जाएगा और अंत में फिर लगातार साफ पानी आएगा। दुनिया में भी अभी यही हो रहा है। अमेरिका में भी जब मैं संविधान कथाएं कह रहा था, वहाँ गया था, वहाँ पूछ रहे तो लोगों ने मुझसे पूछा कि हिंदुस्तान तो अभी 70-72 साल पहले आज़ाद हुआ, हमारे यहाँ तो आज़ादी 250 साल से ज़्यादा पुरानी है, यहाँ ट्रम्प कैसे आ जाते हैं। तो हमने कहा कि पूरा ग्लोबल जो प्योरिटी का सिस्टम आने वाला है वो अभी 10-15 साल और लग सकते हैं। तो इसलिए अभी भी आपके यहाँ साफ पानी आना चालू नहीं हुआ रेगुलर, उसमें भी ट्रम्प जैसे लोग आ जा रहे हैं। लेकिन यही गनीमत है कि गंदगी अपने आप धीरे धीरे कम कर रही है और ट्रम्प जैसे लोग दोबारा नहीं इलेक्ट हो सकते या अपने आप साफ होते जाएंगे। तो वही हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में भी है। अभी भले ही हम लोग डेमोक्रेसी की इवोल्यूशन की यात्रा में है, 72 साल हुआ है, लेकिन अगले 10-15 साल में हिंदुस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी
अनंत ऐसे कारक हैं, एलिमेंट्स हैं, कारण हैं, जिनकी वजह से डेमोक्रेसी को बेहतर होना ही होना है। डेमोक्रेसी में पर्जिंग होना ही होना है। इतना ज़्यादा जो इंटरेक्शन है, जो सूचनाओं का आदान प्रदान है, वैचारिक आदान प्रदान है, ये भी इसको फैसिलिटेट कर रहा है। और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, हर चीज़ का फोटो, टेक्नोलॉजी बहुत महत्व। आप कोई गलत काम कर रहा, चुपचाप फोटो ले सकते हैं, उसको पता भी नहीं चलेगा। पहले 20 साल पहले ये नहीं था। तो ये टेक्नोलॉजी, संचार क्रांति, और सबसे जो बड़ा एलिमेंट इसमें है, इस सफाई में, शुद्धता में, वो है लोगों का अनुभव, लोगों का धीरे धीरे मैच्योर होने जाना। आप 10 बार ठगे गए इन लोगों द्वारा, आपको गलत गलत मुद्दों में उलझा करके जीते, लेकिन हर बार जब आप ठगे गए हैं तो कुछ ना कुछ आंख खुली है, मुलमुलाई है, पूरा भले न खुली हो। हर अनुभव ने आपको सबक दिया है, और इसीलिए इन लोगों को मुद्दे बदलना पड़ता है। एक मुद्दे 2 इलेक्शन से ज़्यादा नहीं चल पाते, चाहे वो जाति का मुद्दा हो, चाहे धर्म का मुद्दा हो, फिर इन लोगों को मुद्दे बदलने पड़ते हैं। चाहे गुंडई का मुद्दा हो, तो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता, आप बहुत दिन तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो इसी को कि लोगों का जो अपने अनुभव हैं, उसने भी इनको मैच्योर किया है कि अब साफ पानी की तरफ हम लोग चलें। तो मेरी एक छोटी सी कविता है 2 लाइन की, कि कैसे गंदा पानी अपना आने का रास्ता खुद ही बंद करता है। आपके अपने रोज़मर्रा के जो अनुभव हैं, आपने पाइपों में, नालियों में पानी बहते देखा होगा, कभी कभी पानी को भट जाते हुए देखा होगा, पाइप को या नाली को। उस अनुभव को याद करते हुए इस कविता का आनंद लीजिए, और यहीं हम लोग अपनी बात को समाप्त करेंगे कि गंदा मटमैला पानी बह बह कर खुद ही रोकता जाता है अपने बहने के सभी छेद, रास्ते और स्थान। गंदा मटमैला पानी बह बह कर खुद ही रोकता जाता है अपने बहने के सभी छेद, रास्ते और स्थान। साफ पानी रास्ता बनाता है, साफ पानी रास्ता बनाता है। तो ये जो गंदे संदे लीडर्स आ करके अपने आने का खुद ही रास्ता बंद कर चुके हैं लगभग, और बस थोड़ा सा और चौक होना है इनके आने का, उसके बाद साफ पानी आएगा। व्यवस्था बदलेगी। तो सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए, एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए। और आज गणतंत्र दिवस पर एक बार फिर दिल से ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयाँ। इस गणतंत्र दिवस पर आप ये ज़रूर व्रत लीजिए कि अगले गणतंत्र दिवस तक जब हम लोग मिलें तो इस खुशी के साथ मिलें कि 135 करोड़ लोग संविधान जान गए हैं। संविधान का हमारा ये महायज्ञ आपका हो जाए, आप इस संविधान महायज्ञ को जन जन तक पहुँचाएँ, और वो शहीदों के सपनों को हम लोग जन जन तक पहुँचाएँ, ताकि देश खुशहाल हो जैसा कि वो शहीद चाहते थे, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस रहे हों, चाहे भगत सिंह रहे हों। तो इसी के साथ आज का ये 100वां अंक यहाँ पर कुछ दिनों के लिए 15 दिन, 20 दिन या अधिक से अधिक 1 महीने, और उसके बाद फिर हम लोग इसी तरह से मिलने लगेंगे। तो इस दौरान आपके सुझावों की मुझे ज़रूरत है कि समय क्या रखा जाए, विषय क्या क्या रखे जाएं, और स्वरूप क्या रखा जाए, टेक्नोलॉजी में क्या क्या और बेहतर किया जा सकता है। और इस 100 अंकों के दौरान अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, तो क्षमा करिएगा। आज हमने मिल करके जो शतक बनाया है, उसकी बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। एक बार फिर आपसे विदा लेता हूँ गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ, और इस आशा के साथ कि किसानों की समस्याओं का हल जल्दी निकलेगा, क्योंकि देश किसान की रीढ़ हैं। जब पूरी दुनिया में इकोनॉमिक डिप्रेशंस आते हैं, हमारे वो किसान जो मई जून के महीने में गन्ना सींचते हैं खुल करके, कभी कभी तो बदन पे बनियान भी नहीं होती, और हमारे इकोनॉमी को स्थिर बनाए रखते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।